उम्मीदें, नई आशाएं, नई राहें, नई दिशाएं, सफलता पे वो मेहनत की बूंदें, हाँ देख जाती है, दिखती है अब लाखों उम्मीदें, हाँ देख जाती है। नई उम्मीदें, नई आशाएं, नई राहें, नई दिशाएं, नई उम्मीदें, नई आशाएं, नई राहें, नई दिशाएं। नमस्कार, मैं संजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पंथनगर जनवाड़ी 90.8 मेगाहर्ट्ज के साप्ताहिक कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं में। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने अपने दम पर अपनी एक अलग कहानी लिखी है, और कहानी भी ऐसी कि जो आज के समय में वैसे लोगों को, यानी कि जो लोग संघर्षरत हैं, उनके लिए प्रेरणा की स्रोत बनते हैं। तो दोस्तों, ऐसे ना जाने कितने शख्स की मुलाकात हमने लगातार पिछले कई अंकों से आप लोगों से कराई है आपके अपने कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं में। और दोस्तों, इस क्रम को आज भी जारी रखेंगे पंथनगर जनवाड़ी 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। और दोस्तों, मेरे साथ हर बार की तरह इस कार्यक्रम में है आपके अपने वीरेंद्र सिंह कार्की, और हमारा आप सभी को एक बार फिर से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि हम इस कार्यक्रम में उन लोगों की कहानी को लेकर उपस्थित होते हैं जिन्होंने अपना सफर शून्य से किया हो और आज शिखर पर विराजमान है। तो ऐसे ही आज एक व्यक्ति से हम मिलने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले संजय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आप सुबह अखबार तो पढ़ते हो ना? हाँ, अरे ये कैसी बात कह दी आपने। सुबह अखबार, रेडियो या फिर टीवी पे न्यूज़ देखना तो आजकल तो हर किसी व्यक्ति की पहली पसंद है सुबह के समय में, और अगर उस समय अगर चाय मिल जाए तो बात निराली हो जाती है। लेकिन संजय जी, आप जानते हैं अखबार इतने सारे पन्ने होते हैं और इतना ज्यादा लिखा रहता है, तो उसको लिखता कौन है और कहाँ से आती इतनी सारी खबरें, पता है आपको? बीरेंद्र जी, ये बात तो आपने बिल्कुल अंदर की पूछ ली। वैसे मुझे तो पता है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में जानने की कोशिश भी की थी। लेकिन बीरेंद्र जी, खबरें इकट्ठा करने और अखबार छपाई तक तो सही है, लेकिन अखबार छपने के बाद हमारे घर तक पहुँचने वाला जो वो अखबार बॉय होता है ना, उसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो सुबह सुबह घरों में अखबार डालता है। संजय जी, आप तो सीधे सीधे उन बातों पर आ गए जो कि हमें दिखता है। जो दिखता नहीं है वो सबसे जरूरी है संजय जी। बीरेंद्र जी, मैं आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझा। अरे संजय जी, मैं उन लोगों की आज बात करने जा रहा हूँ जो लोग उस अखबार में खबरें भरते हैं, जो लोग दूर दराज के क्षेत्र में जाते हैं और अपनी जान को जोखिम में डालकर खबरों को लेके आते हैं। यानी आप बात कर रहे हैं उन रिपोर्टरों की जो हमारे लिए एक एक खबर के लिए जद्दोजहद करते हैं, मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं, और ये चाहते हैं कि हम तक सही खबर पहुंचे। जी हाँ संजय जी। लेकिन बीरेंद्र जी, आज इस कार्यक्रम नई राहें नई दिशाओं में आप अखबार और जर्नलिज्म के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? उसका भी एक कारण है संजय जी। एक व्यक्ति को लेके आया हूँ आज मैं इस कार्यक्रम में। उनसे क्या बात हुई वो तो अब मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वो अखबार बेचा करते थे जब छोटे थे। अच्छा, लेकिन बीरेंद्र जी, ये तो कोई बड़ी बात नहीं हुई, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो शुरू में अखबार बेचा करते थे या अखबार डाला करते थे और बाद में कुछ ना कुछ दूसरे काम भी किया करते थे। लेकिन संजय जी, वो अखबार तो बेचते थे, लेकिन बाद में उसी अखबार में उसी के ही लिखे हुए लेख आने लग गए। क्या बात है बीरेंद्र जी, तो फिर ऐसी शख्सियत से मुलाकात के लिए आप इतना देर क्यों कर रहे हैं? तुरंत हमारे श्रोताओं को मिलाइए ना ऐसे शख्सियत से, क्योंकि मैं भी बेताब हूँ उनसे मिलने के लिए। तो फिर चलो संजय जी, चलते हैं और सुनते हैं कि उनसे मैंने जो बात की उनसे हमारे श्रोताओं को क्या क्या प्रेरणा मिलती है। आपके अपने कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं में। दोस्तों, जैसे कि आजकल मीडिया पूरे जोर शोर में अपना कार्य कर रही है और मीडिया के थ्रू हम सभी जुड़े हैं किसी न किसी एक माध्यम से, और मैं ये समझता हूँ कि हम ही ना, जितने भी जीव जंतु हैं इस दुनिया में, सभी मीडिया के थ्रू जुड़े हैं, अपनी भाषा में बात करते हैं, चाहे वो चिड़िया हो या जानवर हो। तो ऐसे ही हमारे बीच एक मेहमान हमारे उपस्थित है, SS डोगरा जी, जो कि पिछले 20 सालों से मीडिया से जुड़े हुए हैं, और इन्होंने हाल ही में एक बुक पब्लिश की, मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। स्टूडेंट्स को
इंस्पायर करने के लिए और उनको बताने के लिए कि आप मीडिया से जुड़ो और मीडिया से आपको क्या क्या सीखने को मिलती है, उस पर बेस्ड एक बहुत अच्छी बुक है। और तो आइए दोस्तों, ज़्यादा समय ना गवाते हुए सीधा बात करते हैं एस डोगरा जी से। तो डोगरा जी, सबसे पहले आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया वीरेंद्र जी। डोगरा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप मीडिया से आपकी जो आप जुड़े तो उसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए सर, मैं जब मेरे को जैसा आई डू रिमेम्बर, मैं 6th क्लास में था। एक हमारे यहाँ नेत्रहीन थे और वो एक समाचार पत्र निकालते थे उस समय, ब्लैक एंड वाइट, जब लेटर प्रेस से जी। तो बाई चांस उसका संपादन जो है हमारे बड़े भाई थे जो एडवोकेट, अब वो नहीं है, तो उन्होंने उसकी संपादन का कार्य संभाला हुआ था। तो नेचुरल है कि घर के अंदर चीज़ें ऐसी देखते थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि भाई आप भी कुछ लिखिए इस पर। तो शायद मुझे ध्यान है कि वो 6ठी क्लास रही होगी मेरी, जब मैंने पहला आर्टिकल दिवाली के ऊपर एक मेरा प्रकाशित हुआ। और वो जो एक मीठा अनुभव था कि अखबार के अंदर छपना, 6ठी क्लास का बच्चा, आप कल्पना कर सकते हो कि किस तरह का एक अनुभूति रही होगी। तो दैट्स हाउ मैंने जो है जिसे कहेंगे एक एंट्री लेखन कार्य से जुड़ने की, क्योंकि बचपन के अंदर क्या था कि घर में साप्ताहिक हिंदुस्तान, धर्मयुग जैसी पत्रिकाएं आया करती थी। हिंदुस्तान इंग्लिश का अखबार आया करता था, नवभारत टाइम्स। तो बचपन से ना लेखन और मतलब पढ़ने का इस तरह का शौक रहा पढ़ने का, तो वो लेखन कार्य में इस तरह से तब्दील हुआ। और शायद वो एक जैसे कहना चाहिए कि एक बीज जो है वो तभी रोपित हो गया था शायद 6ठी क्लास के अंदर ही। जी। तो सर, आप 6ठी क्लास से आपके अंदर एक लिखने का एक जो आपकी जिज्ञासा थी वो वहीं शुरू हो गई थी। तो फिर सर आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? फिर आप अगर 6ठी क्लास आप लिख रहे हो तो आप ऐसे आर्टिकल लिख रहे हो दिवाली पे, ये तो अच्छी बात है, लेकिन आप जब हायर क्लास में आ जाते हो तो अक्सर पेरेंट्स कहते हैं कि तुम लोग मैथ पढ़ो, साइंस लो। तो आप फैमिली का क्या सपोर्ट रहा? देखिए, जहाँ तक फैमिली के सपोर्ट की बात कही जाए तो मैं ऐसा मानता हूँ, फैमिली के सपोर्ट की बात इसलिए मैं नहीं कहूँगा क्योंकि मीडिया की शायद उस समय हम जब छोटे थे तो मीडिया के में कैरियर बनाएंगे या कुछ करेंगे ऐसा कोई विचार ना तो परिवार में था। दूसरी बात यह कि हमारे फादर की जो है थोड़े से छोटी उम्र में ही थे तभी डेथ हो गई थी, और पढ़ाई भी हमने जो है खुद ही अपने जिसे कहना चाहिए कि अपने पैरों पर कोशिश की। हमारी मदर ने काफ़ी हमें सपोर्ट करा, तो हमने पाया कि, और इवन मैं तो आपको बताऊं कि जैसे कहते हैं ना कि मीडिया से कैसे नाता, हमने अपनी पढ़ाई को पढ़ने के लिए भी अखबार भी बांटे। तो कहीं ना केवल लिखने का बल्कि अखबार को जिसे कहते हैं ना कि हॉकर के रूप में भी बांटा है। तो कई बार ऐसा महसूस होता है कहीं ना कहीं हमारा चोली दामन का साथ जो है वो बचपन से ही रहा, और इस दौर के अंदर जो है बहुत सारे अप डाउन्स रहे। और जहाँ तक फैमिली सपोर्ट की बात है तो फैमिली सपोर्ट एज सच कोई नहीं था, क्योंकि जब हमने 6ठी से, जैसे मैंने आपको बताया, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। क्रिकेट मैंने बहुत खेली, और लेकिन सुर्खियों में रहना, जैसे अब क्रिकेट भी हम खेलते थे तो मेरे को मतलब ऐसा रहता था कि जो भी हम करें अच्छा करने की कोशिश करें, औरों से अच्छा करें। तो ये जज्बा जो है वो शायद हमें इस तरह लीड करता चला गया। और फिर 12th के बाद मतलब थोड़े क्योंकि लेखन कार्य से जुड़े हुए थे तो बीएड वगैरह भी कर लिया कि चलो भाई लेखन कार्य से जुड़े हैं, पढ़ाने का वो होगा। लेकिन फिर भी मन नहीं बना। जॉब के अंदर रहते हुए मैंने मास कॉम किया 2000 में जी। तो उसके बाद फिर तो रफ्तार पकड़ते चले गए, और फिर इस लाइन के अंदर कुछ एक अलग से करने का जज्बा रहा, और सब आपके सामने है जो कुछ भी है आज जी। तो डोगरा जी, जैसे कि आपने बताया कि आपने अखबार भी भेजे पढ़ाई के लिए, पैसे जुटाने के लिए, और उसके बाद फिर हल्की हल्की ग्रेजुएशन की, और 12th के बाद आप जॉब भी कर रहे थे, और उसके साथ ही आपने मास कम्युनिकेशन में अपनी ग्रेजुएशन भी की। तो सर, ग्रेजुएशन करने के बाद सबसे पहला अवसर आपको कब मिला किसी एक पत्रिका में अपना आर्टिकल लिखने का? देखिए, ऐसा है कि मेरे को जो पहचान मिली वो मैंने आपको बताया कि हुआ क्या कि जब मैंने बात है 93-94 की जी। मैंने एक क्योंकि जहाँ मैं एक्चुअली नॉन टीचिंग में स्कूल में जॉब किया करता था जी। और वहाँ पर क्या हुआ कि क्योंकि मेरे को थोड़ा सा हट के करने का शुरू से वो था, क्रिकेट से जुड़े हुए थे, लेकिन फोटोग्राफी का भी शौक था जी। तो फोटोग्राफी का हुआ कि मैं उत्तराखंड में ही बाई चांस वहाँ ट्रैकिंग के लिए आया हुआ था। वहाँ मेरे को ना बड़े अच्छे अच्छे फूल वगैरह लगे, तो मैंने उनको कैप्चर करा हुआ था, कुछ माउंटेन्स के फ़ोटो थे। तो 94 की बात है शायद, 94 में मैंने वहाँ पर हमारे जो स्कूल के अंदर एक कोई कार्यक्रम हो रहा था, कोई एग्जीबिशन वगैरह थी, साइंस एग्जीबिशन थी। मेरा मन करा कि मैं इसके अंदर एग्जीबिशन लगाऊँ। हमारे जो ऑनर थे उन्होंने वो भी तैयार हो गए, कोई बात नहीं आप करिए। तो मैंने वहाँ पर वो एग्जीबिशन लगाई, और मैंने उससे पहले क्योंकि फ़ोटोग्राफी में मैंने एक ओपी शर्मा जी नाम है जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फोटोग्राफी काउंसिल करके उनकी एक संस्था है त्रिवेणी कला संगम कनाट प्लेस में, वहाँ से मैंने बेसिक कोर्स भी किया।
क्योंकि फोटोग्राफी का शौक था, मेरे को ये था कि अगर मैं कोर्स करूँगा तो शायद और एफिशिएंसी क्रिएट होगी। तो वो जो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में आने का एक वो शायद एक ऐसा टर्निंग पॉइंट रहा होगा, क्योंकि जब मैंने फोटोग्राफी एग्जीबिशन लगाई उसकी हिंदुस्तान अखबार में, हिंदी के अखबार में वो प्रकाशित हुआ। जब प्रकाशित हुआ तो मेरे को लगा यार मैं तो अच्छा, फिर उसके बाद मैं फोटोग्राफी करता था थोड़ा बहुत, कभी अखबारों में हिंदुस्तान से जुड़ा तो वहाँ मैं फ़ोटो देने जाता था। जो एक विजय किशोर मानव हुआ करते थे जो फीचर एडिटर थे उस समय जी। तो उन्होंने कहा यार तुम ना फोटो के पीछे जो है बहुत अच्छी सी कैप्शन भी लिखते हो, तो तुम्हारे में तो लिखने की कला है, तुम फोटोग्राफी नहीं तुम लिखते भी अच्छा हो। जी। तो उन्होंने जब इस तरह से बात कही तो मुझे भी थोड़ा प्रेरक बात लगी, और फिर 94-95 के अंदर मेरे दैनिक हिंदुस्तान में, और फिर उसके बाद पंजाब केसरी से मुझे बहुत ज़्यादा एक जिसे कहना चाहिए मेरा बड़ा अच्छा मीठा अनुभव रहा कि वहाँ मुझे मौका मिला, और ना केवल मेरी रिपोर्टिंग और बल्कि मेरे फीचर आर्टिकल छपने लगे जिससे मेरी एक अलग पहचान बनी। जी। तो इस तरह से जो है प्रिंट मीडिया में, और फिर उसके बाद दैनिक हिंदुस्तान और इवन इंग्लिश के हिंदुस्तान टाइम्स में भी आर्टिकल छपे, और इस तरह से जो है प्रिंट के अंदर एक अलग ही अनुभूति होने लगी और आर्टिकलों का जो है दौर चल पड़ा। जी। तो जैसे कि आपने सबसे पहले एक फ़ोटोग्राफी स्टार्ट की थी और तब से लेकर अब तक आपने कहीं जगह बहुत जगह काम किया है, तो फिर कहाँ कहाँ ऐसा आपका अनुभव रहा कि जहाँ पर और दोबारा जान के काम करूँ उसमें, और काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हो जहाँ? नहीं, मैंने एक चीज़ महसूस करी कि ये जो हमारी फील्ड है ना जी, ये रुकने वाली फील्ड नहीं है। जी। मैंने ऐसा देखा है कई बार, जैसे आपने बहुत अच्छा प्रश्न करा कि भाई जैसे दोबारा भाई किसी चीज़ को अडॉप्ट करने की या किसी और संस्था से दोबारा जुड़ने की, मैंने ऐसा देखा है कि कहीं ना इस फील्ड के अंदर ना अनिश्चितताएं बहुत हैं। जी। अनिश्चितताएं इन द सेंस कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हैं और आप क्रिएटिव हैं तो मुझे लगता है कि कई जगह आपको ऐसा लगने लगता है कि आपकी लिबर्टी जो है वो उतना आपको अलाउ नहीं करती है। यानी कि क्योंकि एक्चुअली क्या है, मीडिया को मैंने जैसा महसूस करा और समझा है, ये क्रिएटिव लोगों की फील्ड है जी। और क्रिएटिविटी को थोड़ा सा स्पेस चाहिए। स्पेस इन द सेंस उसे कुछ काम करने, कुछ क्रिएटिविटी करने का जो है उसके अंदर जुनून होता है। अगर वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट होता है तो शायद वो परफॉर्म उतना अच्छा नहीं कर पाता है। और इसी चीज़ को अपनाते हुए मैंने, अब जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अपने इस दौर के अंदर मैं पूरे हिंदुस्तान के विभिन्न प्रांतों में तकरीबन 100 से 125 मीडिया वर्कशॉप कर चुका हूँ, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ जो स्कूली बच्चे हैं या कॉलेज के जो लोग हैं, बाद में कॉलेज में भी लेक्चर करने लगा, तो मैंने पाया कि भाई मैं अपनी इस मीडिया विधा को अपने बच्चों के अंदर, क्योंकि एक चीज़ मैं महसूस करता हूँ, आप भी देखते होंगे, आप भी मीडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लोगों के मन में ना मीडिया के प्रति नकारात्मक सोच ज़्यादा रहती है। यार मीडिया वाले आ गए, यानी कि लोग ना उनसे शायद मतलब अवॉइड करने का, बचने की कोशिश करते हैं और वो हाइड करते हैं, मतलब खुलकर नहीं बताना चाहते। जबकि ऐसा नहीं है, सारे मीडिया हाउस आपको कोई ब्लैकमेलिंग या स्टिंग नहीं कर रहा है। आप अगर अच्छे से हैं तो लोग आपको नतमस्तक होते हैं, सलाम करते हैं। तो मैंने ऐसा महसूस करा कि मतलब मीडिया वर्कशॉप करता रहा बच्चों के अंदर एक मतलब पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए कि भाई मीडिया भी अच्छी चीज़ है, मीडिया में कैरियर भी बना सकते हो आप। तो उसी दौरान मुझे लास्ट ईयर जो है एक बाल भवन स्कूल है द्वारका के अंदर, उन्होंने मुझे मौका दिया कि भाई आप जो है मीडिया वर्कशॉप करते हो, हमारे यहाँ एज ए विजिटिंग फैकल्टी आप आ जाइए। मैं जब वहाँ पर गया तो मेरे को 12th क्लास दी गई वहाँ पर, क्योंकि मास मीडिया स्टडी एक कोर्स जो है इंट्रोड्यूस हो चुका है 2011 से, CBSE ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसमें 11th 12th में ना मास मीडिया स्टडीज़ एक सब्जेक्ट है बाकायदा जी। तो मैं वो पढ़ा रहा था, तो मैंने महसूस करा, मैं बच्चों से बात करता था, मैं उन्हें नोट्स लिखवाता था, और जब वो बच्चों को मैं बोलता था यार तुम किताब लेकर आया करो भाई, नोट करो इस पे, तो कहते हैं सर किताब ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं इन्हें बच्चों को नोट्स देता हूँ और मेरे को लगता है कि अगर ऐसी चीज़ है तो क्यों ना मैं इसके ऊपर, तो एक बच्चे ने तो बल्कि मेरे को ये बोल दिया कि सर आप कुछ इसमें हेल्प करिए ना हमारी। मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ऐसे बुक लिख डालूँ जी। तो दैट्स हाउ, मैं तो सही बताऊं कि किताब को भी मैं तो बहुत एहसानमंद हूँ बाल भवन स्कूल का, जिन्होंने मुझे मौका दिया अपने यहाँ विजिटिंग फैकल्टी के तौर पर, और जिसकी वजह से ये शायद किताब आई, क्योंकि ना उस बच्चे ने मुझे प्रेरित किया, क्योंकि मैंने हर बार, और ये मैं आपको एक चीज़ और मतलब क्योंकि आपके रेडियो के माध्यम से ज़रूर बताना चाहूँगा और शेयर करना चाहूँगा कि ज़िंदगी के अंदर ना हम जो भी कर रहे होते हैं ना उसको करते चले जाएँ, फ्लो के अंदर कुछ अच्छा करते चले जाएँ। मेरा यही प्रयास रहा कि अपने जीवन के अंदर कुछ बेहतरीन करने की, अपनी क्षमताओं के अंदर क्या बेहतर कर सकें, तो मेरा हमेशा उस चीज़ पे हमेशा फोकस रहा। और इसी माध्यम से मैं आपको एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि इस किताब के आने के बाद, ये 5 मई को
रशियन कल्चर सेंटर दिल्ली के अंदर रशियन एम्बेसी के द्वारा एक यूथ फेस्टिवल था जिसके अंदर ये लॉन्च हुई। जो कार्मेलिटो वहाँ पर सीनियर काउंसिल हैं जो इस समय एम्बेसडर रशियन कल्चर सेंटर के, तो वो रशियन एम्बेसी में उनके हाथों, और काफ़ी मीडिया की हस्तियां थी जिनमें संदीप मारवा, अरविंद कुमार सिंह, मनीष आज़ाद, नेत्रपाल शर्मा, राजेश राय, ये ऐसे नाम हैं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जिन्हें दुनिया जानती है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। ये सब लोग जो है मेरे इस कार्यक्रम में मेरे किताब के विमोचन पर उपस्थित थे और सबने अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करी। और जहाँ तक मैं अपने आप को महसूस करता हूँ, रेडियो से आपके रेडियो पे बात हो रही है, मैंने कोशिश ये करी है हमेशा कि जानकारियाँ, चाहे वो अखबार के माध्यम से हो, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे वो टेलीविज़न की हो या फिल्म की बात हो, और चाहे आज सोशल मीडिया की, मैं ये कहता हूँ कि लोग जो है टाइम वेस्ट करते हैं कट एंड पेस्ट में। मैं कहता हूँ क्यों नहीं खुद जो है उस समय का सदुपयोग करते हैं। मैं तो फेसबुक को सलाम करता हूँ कि मेरी इस बुक के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल रहा। लोग क्या करते हैं कि वो कट पेस्ट करके फॉरवर्ड करते हैं। मेरे दिमाग में ये आ चुका था कि भाई मैं इसको यूटिलाइज करूँ, तो उसमें कई लोगों का योगदान रहा जिन्होंने मेरे को मोटिवेट करा और मैं शायद कुछ कर पाया। और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये जो मेरे पब्लिशर मुझे मिले उनकी पहली बुक थी ये मीडिया के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, उनके पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी सारे 500 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर थे। दूसरी बात ये थी कि मेरे अपने एक्सपोजर ऐसे थे, और आप विश्वास करोगे बड़ी अच्छी अनुभूति होती है। कई बार मेरे को डिफरेंट स्टेट से फ़ोन आते हैं मेरी किताब को लेकर, तो बड़ा अच्छा लगता है। किसी बच्चे ने कहा जी हमने पढ़ी, बड़ी अच्छी लगी। इसी तरह से मेरी हिंदुस्तान के अलावा 2 कंट्रियों में भी किताब जा चुकी है, नेपाल और मॉरिशस में भी। तो बड़ी खुशी होती है कि अगर इस तरह से वेलविशर मेरे जो है इस किताब को अगर वहाँ पर भी पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं या कुछ सीखने को उनको मिल रहा है, तो शायद मैं कुछ मीडिया में कंट्रीब्यूट कर पाया। ये एक अच्छे एक मीठे अनुभव है। और जहाँ तक अब इसको मतलब जैसे कहते हैं कि मीडिया की विधा को आगे ले जाने वाली बातें, तो मैं आपके साथ एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि मैं कई समय से लेखन कार्य से जुड़ा रहा और चीज़ें करता रहा। पिछले साल की बात है कि एक साइंस फेस्टिवल था, 7th 5 साइंस फिल्म फेस्टिवल, उसके अंदर मेरी 2 फिल्में जो है एक्नॉलेज हुई थी, जो कोलकाता में गया, और उसके बाद केरल के अंदर मुझे मौका मिला। और अब पिछले 1.5-2 सालों से ये एक प्रयास और आगे, मतलब क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि मीडिया के अंदर भाई आपने कभी दोबारा उस संस्था में जाने की, तो मैं आपको बताऊं कि मैं फिल्म का शौक बचपन से था। फिल्म मेकिंग भी एक अपने आप में बहुत बड़ा क्षेत्र है। अब फिल्म मेकिंग का मतलब जरूरी नहीं होता कि फीचर फिल्म अमिताभ बच्चन और है ना ऐश्वर्या राय को लेकर बनानी है या कि ऋतिक रोशन को लेकर बनानी है। शॉर्ट फिल्म और डॉक्यूमेंट्री का बहुत बड़ा रोल है। आप तो खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपके प्रोग्राम होते हैं इस तरह से, तो मैं उस पर भी मतलब अपना एक मेहनत कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैंने बल्कि पुणे से जो कोर्स होता है फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स, वो भी किया, क्योंकि मेरी हमेशा ये एक वो रहती है, एक प्रयास रहता है कि जो भी काम करो विधिवत रूप से करो, ज्ञान लेकर करो। और बहुत सारे फिल्म फेस्टिवल में विजिट करता हूँ, जाता हूँ, कवर करता हूँ, बहुत सारे फिल्म स्टारों को इंटरव्यू किए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद फिल्म जो मैंने अब एक फिल्म मेकिंग के ऊपर भी जो अपना एक काम सोचा है करने का और कर रहा हूँ, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों का अगर साथ रहा तो और अच्छा कर पाएंगे। यही एक जीवन का शायद एक लक्ष्य अब और है। जी डोगरा जी, आपने काफ़ी अच्छे से बता दिया कि आपने जीवन में कहाँ कहाँ गए हैं और कैसे कैसे अनुभव रहे हैं, और हमारे जो श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको भी काफ़ी सारी प्रेरणा मिलने की बात है ये। तो डोगरा जी, मैं जैसे कि आपने मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, यानी कि स्टूडेंट के लिए आपने एक बुक बनाई कि मीडिया कैसे उनकी लाइफ को सुधार सकता है, और काफ़ी अच्छी बुक है। तो सर इसी के साथ में, और जैसे कि आप मीडिया से तो जुड़े हो पहले से, लिखना और फोटोग्राफी प्लस फिल्म मेकिंग, इसके अलावा आपको क्या क्या और जीवन में करना पसंद है? क्योंकि जीवन तो एकदम रंगीन मिजाज हो तो ज़्यादा अच्छा रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा एक तो शौक घूमने फिरने का मुझे बहुत रहता है जी। और घूमने फिरने का मतलब ये नहीं होता है कि सैर सपाटा करना नहीं उद्देश्य होता, डिफरेंट लोगों से मिलना, वहाँ के कल्चर को समझना। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर मैं कई लोगों को मैं देखता हूँ कई बार, जैसे क्योंकि हर किसी ओरिजिन में जाना हो जाता है, कई लोग ना अवॉइड करते हैं, यार वहाँ का खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। कोई कहेगा यार मेरे को वहाँ का कपड़ा वो लोग कैसा पहनते हैं। मैं कहता हूँ यार इंडिया जैसा वर्ल्ड कहीं नहीं है, और मैं हर उस चीज़ को एंजॉय करता हूँ, चाहे मैं समुद्र के किनारे क्यों ना हूँ, चाहे मैं पहाड़ की चोटी पे क्यों ना जाऊँ, और चाहे मैं मरुस्थल में क्यों ना हूँ। क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री है, इतनी वर्सेटिलिटी है, और अगर आप सच्ची में लोगों के बीच में मिक्सअप होने की क्षमता रखते हो, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा शौक है, लोगों से मिलना, अच्छे लोगों से। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक चीज़ और मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जो मैं मतलब बड़ा मेरे को अच्छी अनुभूति होती है, चाहे 2 साल का बच्चा हो या 80 साल का आदमी हो, शायद मैं हर आदमी
नहीं कि हाँ ये जरूर है कि वो सुने और समझे। तो मैं 2 साल के बच्चे से लेकर 80 साल के आदमी के अंदर भी एडजस्ट हो सकता हूँ। तो मुझे ये पता है कि मेरे को कभी भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है कि कहीं पर जाना हो, लोगों से मिलना हो, या दूर दराज इवन मतलब ट्रैकिंग पे भी जैसे शौक रहा है ट्रैकिंग पे जाने का, स्पोर्ट्स से जुड़ा रहा हूँ, तो खाने पीने का भी। तो मुझे हमेशा ये नहीं है कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना, मैं एंजॉय करता हूँ ईच एंड एवरी मोमेंट। घूमना फिरना, लिखना पढ़ना, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, ये मेरे बहुत अहम शौक है। जहाँ तक फिल्मों की बात है, फिल्मों का बचपन से शौक रहा है। रेडियो की बात करें, रेडियो में आप बिलीव नहीं करोगे, पीछे ऐसी जिक्र हो रहा था, एक रशियन एम्बेसी की बात हो रही थी, तो मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा भाई रात को ना 1:30 बजे एक प्रोग्राम आता है रेडियो रशिया। कह लेंगे उसमें आता क्या है, मैंने उन्हें बताया, मैंने कहा वहाँ पर जो है रशिया के बड़े अचीवमेंट बताए जाते हैं, पर्टिकुलर कभी कल्चर को लेकर, कभी डेस्टिनेशन को लेकर। तो कह लेंगे हम जरूर सुनेंगे। मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि वो लोग जो कि डिप्लोमेट है, जो कि उस कंट्री को बिलोंग करते हैं, उन्हें नहीं पता, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट है रेडियो पे। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, ये नहीं है कि मैं रेडियो पे आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं बल्कि ऐसा समझता हूँ कि अगर वर्ल्ड के अंदर, मैं इंडिया की बात ही नहीं कर रहा, वर्ल्ड के अंदर अगर सबसे ज़्यादा मजबूत अगर कोई माध्यम है, क्योंकि सोशल मीडिया भी हर जगह अप्रोच नहीं होता है, रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत अच्छा सा एंटरटेनमेंट और बहुत ऐसे जागरूकताएं, चेतनाओं के कार्यक्रम सुनकर बहुत सारी ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। और समाज को, स्वच्छ समाज को निर्माण में बहुत बड़ा योगदान रेडियो का होता है। तो रेडियो जरूर सुनना चाहिए। और रेडियो की मैं आपको बताऊं, मैं लीड साथ में रखता हूं अपने मोबाइल के साथ में, बल्कि मैं तो ट्रांजिस्टर भी रखता था, वो थोड़ा खराब हो गया। नहीं तो मैं तो कभी भी ट्रैवल करते हुए म्यूजिक सुनना मेरा बहुत बड़ा शौक है। रेडियो पे इन्फॉर्मेशन गैदर करना मेरा शौक है जी। तो सर, जैसे कि आपने कहा कि आपको म्यूजिक का भी काफी शौक है, और जैसे कि कार्यक्रम आप वक्त हो चला है कि एक छोटा सा प्यारा सा नगमा हमारे श्रोताओं को सुनाया जाए, तो आप कौन सा गीत सुनाना चाहोगे हमारे दोस्तों को? मेरे को एक बड़ा अच्छा गाना पसंद है, ये मेरा बड़ा फेवरेट सॉन्ग है और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। ये है जिंदगी के ऊपर, देवानंद साहब के ऊपर फिल्माया हुआ है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, जिंदगी का साथ निभाता चला गया, फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का सोग मनाना फजूल था, मनाना फजूल था, मनाना फजूल था। बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। जीवन के ना हर दौर के अंदर आदमी को एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि कल क्या होना है किसी को नहीं पता, और आज क्या हुआ है और पीछे क्या हो चुका है। तो इस तरह के ये जो गानों के बोल हैं वो आपको जीवन में प्रेरणा देते हैं, और कई विपरीत स्थितियों में भी अपने आप को मानसिक संतुलन बनाकर कुछ अच्छा करने का प्रेरणा देते रहते हैं। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया, मुकद्दर समझ लिया। जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ा। गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां,
गम और खुशी में फर्क न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां, न महसूस हो जहां। मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। बहुत अच्छी बात कही है सर आपने, और हमारे जो श्रोता हैं उनको भी ये गीत काफ़ी पसंद आए होंगे। और जैसे कि डोगरा जी, आप कार्यक्रम के हम अंतिम पड़ाव में हैं, और अंतिम पड़ाव में जैसे कि आपकी अभी हाल ही में ही बुक लॉन्च हुई है, मीडिया कैन डू वंडर्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। मैं बार बार इस टाइटल को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं मीडिया की ओर अग्रसर होना चाहते हैं तो इस बुक को एक बार ज़रूर पढ़ें और देखें कि कैसे आप मीडिया से अपनी पहचान बना सकते हैं। तो सर इस बुक के में क्या क्या है, पूरा तो नहीं, बस थोड़ा सा संक्षेप में अगर आप बता देते हैं हमारे श्रोताओं को तो काफ़ी अच्छा रहता। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है वीरेंद्र जी, इस किताब के माध्यम से मैंने कोशिश करी है जो भी मीडिया की विधाएं हैं, चाहे वो प्रिंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक, रेडियो, टेलीविज़न, फिल्म की बात करें और इवन सोशल मीडिया ऐप की बात करें, मैंने कोशिश करी है उसकी बेसिक जानकारी देने की। मैंने कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें भी ली हैं, चाहे वो रेडियो की इन्वेंशन की बात हो, टेलीविज़न की जो है आविष्कार कब हुआ या किसने किया या क्या क्या योगदान रहे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। मैं आपको बताऊं, सिनेमा की जब मैं बात करने लगा, क्योंकि जब मैं किताब लिख रहा था मुझे ये पता था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें ज़रूर इसमें डालूं जो कि अभी तक एक्सपोज ढंग से नहीं हुई हैं। और मैंने पाया सिनेमा वर्ल्ड की अगर आप बात करें, इंडियन सिनेमा की इतनी एग्जिस्टेंस नहीं दिखाई जाती है। आप कहीं पर भी लिटरेचर ढूंढें, चाहे वो गूगल के ऊपर चाहे वो प्रिंट के अंदर कहीं पर, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर संजोने का प्रयास किया है। और ना केवल इसके अलावा मैंने मीडिया की यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को भी इसमें कंपाइल किया है कि जो बच्चा मीडिया की विधा मतलब पढ़ना चाहता है, शिक्षा लेना चाहता है, तो उसको विभिन्न प्रांतों में कहाँ कहाँ पर जो है यूनिवर्सिटीज़ हैं, कहाँ पर कॉलेजेस हैं और इंस्टीट्यूट्स हैं, जो वो जो है फोटोग्राफी है, चाहे वो मीडिया की माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी हो, जुम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हो, इस तरह की सभी यूनिवर्सिटी को कंपाइल किया गया है। इसके अंदर सारी डिटेल दी गई है उनके बारे में। इसके अलावा टर्मिनोलॉजी मीडिया के अंदर जो यूज होती है, जैसे लोगों को पता ही नहीं आरजे की फुल फॉर्म क्या है, टीआरपी क्या होता है, तो इस तरह की टर्मिनोलॉजी, मीडिया टर्मिनोलॉजी भी इसके अंदर मैंने डाली है। और इसके अलावा मैंने 11-12 का जो सिलेबस है सीबीएसई का, उसको भी कुछ हद तक मैंने इसमें परोसने की कोशिश करी है। इनके अलावा मैंने इसके अंदर कुछ अपनी खुद की लिखी हुई कुछ इंस्पायरिंग कोट्स डाले हैं, जो जीवन के अंदर आप कुछ महसूस कर रहे होते हैं, चीज़ें देख रहे होते हैं, आप दूसरों को प्रेरित तभी कर पाते हैं जब आपने वो चीज़ें कुछ अपने ऊपर कभी महसूस करी हैं। तो वो सब चीज़ों को परोसने का मेरा प्रयास है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर कोई भी बच्चा, चाहे वो बल्कि ये तो 6ठी से 12वीं तक क्लास के अलावा जो नॉन मीडिया स्टूडेंट है, कॉलेज के स्टूडेंट भी हो, उनके लिए भी एक अच्छी इन्फॉर्मेटिव साबित हो सकती है। और मुझे सबसे बड़ी बात यह है कि इस चीज़ की और खुशी है कि ना केवल इस पब्लिशर के अलावा जब ये किताब मार्केट में आ गई 5 मई के बाद, मेरे को 2-3 पब्लिशरों ने कांटेक्ट करा है इस पे फर्दर कुछ काम करने का। मेरे मन के अंदर मंशा थी कि मैं कुछ अब जो है इसको थोड़ा ब्रॉड विजन से लेकर काम करूँ, क्योंकि ये मेरी पहली एक किताब निकली मीडिया के ऊपर, तो वो भी सब प्रयास जारी है। तो कुल मिलाकर इस किताब की बात करें तो ये किताब जो है ऑनलाइन अवेलेबल है, चाहे वो अमेजन पे हो, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम और इवन publishing.com पे, और इवन किंडल करके जो है आप फॉरनर जो है वो किंडल के ऊपर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो सर आपने ये किताब के बारे में काफ़ी अच्छा बताया और स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी इस किताब से, और कुछ बहुत सारे ज्ञान की बातें जैसे कि आपने बताया कि टीआरपी क्या होता है, ऐसे टर्मिनोलॉजी जो है तो उनके बारे में भी जानकारी मिलेगी। यानी कि एक पूरी तरह से पैकेज है, जनरल नॉलेज, मॉरल नॉलेज, सारे नॉलेज के लिए। तो बहुत ही अच्छी बात है सर, और हम आशा करते हैं कि आपकी एक किताब हमारे स्टूडेंट को काफ़ी अच्छे लगे और उस किताब को पढ़ के आगे मीडिया में अपना नाम बनाए। तो सर अब आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने जीवन के बारे में और साथ ही साथ मीडिया के बारे में इतनी अच्छी बात बताई है, तो चलते चलते सर आप हमारे श्रोताओं को क्या प्रेरणा का एक छोटा सा संदेश देना चाहोगे? मैं एक लिखा करता हूँ कि वेयर एवर यू मूव देयर इज ए न्यूज़, इट्स अप टू यू हाउ यू व्यूज। कहने का मतलब है कि देखिए, हम जहाँ पर भी कहीं पर होते हैं, कहीं ना कहीं खबरें हैं या कोई ना कोई इस तरह की सूचना है, तो आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं। तो मीडिया भी वही है, और मैं तो ये मानता हूँ कि देखिए एक चीज़ और भी है, ए विजनरी मीडिया कैन क्रिएट गुड सोसाइटी
इन द वर्ल्ड एनी सिविलाइजेशन। क्योंकि देखिए, आप अगर सच्चे में मीडिया कर्मी हैं तो आपका उद्देश्य नोबल कॉज के लिए काम कर रहे हैं, और नोबल कॉज का मतलब होता है समाज के उत्थान में, समाज स्वच्छ समाज निर्माण में आपका बहुत बड़ा योगदान होता है। लोग आपको रेस्पेक्ट से देखते हैं। तो एक जस्टिफाई आप तभी कर सकते हैं एक मीडिया कर्मी होने के नाते जब आप पूरी तरह से डेडिकेटेड हों, अपडेटेड हों। तो मेरा ये प्रयास रहता है, और मैं ये भी बच्चों को भी बोलना चाहता हूँ कि वो पढ़ने की आदत जरूर डालें। आजकल बच्चों के अंदर पढ़ने की आदत कम है, किताब के ऊपर ध्यान नहीं होता है। मैं अपनी किताब की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूँ कि लिटरेचर के ऊपर बहुत सारे ऐसे, और इवन हमारे सराउंडिंग में न्यूज़पेपर, रेडियो वगैरह सब कुछ हमारे सराउंडिंग में है, उन्हें जरूर सुने, जरूर पढ़ें, जरूर टेलीविज़न देखें और अपडेट रहें। क्योंकि वो केवल उतना ही नहीं कि वो उनको अपने मतलब अपना आईक्यू उनका लेवल बढ़ेगा, बल्कि वो पढ़ाई के अंदर भी अच्छा कर पाएंगे और बच्चों से बेहतर लोग उनको निगाह से देखते हैं। क्योंकि अगर बच्चा सारी इन चीज़ों से अपडेट रहता है तो उसे कैरियर में भी आगे चैलेंजेस फेस करने में ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, चाहे वो इंटरव्यू फेस कर रहा है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। और ख़ास तौर पर जो अपनी जो रेगुलर पढ़ाई कर रहा है उसमें भी वो अच्छा कर पाता है, क्योंकि वो ओनों से ज़्यादा समझ रखता है, बिकॉज नॉलेज इज़ पावर। तो ये सब चीज़ें हैं, और मेरा ये एक आपके रेडियो के माध्यम से कहना है कि बच्चे जो है आज के ज़्यादा स्मार्ट हैं, नो डाउट। आज जो है स्मार्टफोन के ऊपर जो है एंड्रॉयड के ऊपर वो सोशल मीडिया से बड़े अपडेटेड रहते हैं। उसका सदुपयोग करें। मीडिया एक बहुत अच्छा माध्यम है, अगर उसे सदुपयोग किया जाए वो उनके कैरियर और उनकी लाइफ को बिल्कुल वंडरफुल बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है। तो मेरा यही मानना है कि अब युवा जो है, जो नई पीढ़ी है, वो मीडिया को अपनाएं। जरूरी नहीं मीडिया कर्मी बने या ना बने, लेकिन मीडिया की बहुत सारी विधाएं हैं, उनके ऊपर अगर वो थोड़ा सा समय बिताएं तो वो बहुत अच्छे अपने किसी भी फील्ड के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। बहुत सही कहा सर आपने। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े हुए थे एसएस डोगरा जी। तो डोगरा जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वीरेंद्र जी, थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन पंथनगर जनवाड़ी 90.8 मेगाहर्ट्ज के विशेष कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं में। और इस कार्यक्रम में मैं हूं आपका रेडियो साथी संजय कुमार, और मेरे साथ बने हुए हैं आपके अपने बीरेंद्र सिंह कार्की। और बीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एसएस डोगरा जी से जो बातें करी हैं, उनकी बातों को सुनकर ये पता चला कि अगर कोई शख्स मेहनत करता है और सच्चे मन से मेहनत करता है तो निश्चित ही वो शिखर पर पहुंचता है। और उसका जीता जागता उदाहरण है एसएस डोगरा जी। जी संजय जी, और इनकी जो हाल ही में एक इन्होंने नई किताब रशियन एम्बेसी में लॉन्च की, वो भी इनके जीवन का जितना भी अनुभव है उन सब को पिरोकर एक छोटी सी किताब में इन्होंने डाला है। ये आप भी जरूर पढ़िए संजय जी। जी हाँ बीरेंद्र जी, मैं बिल्कुल पढ़ूंगा, क्योंकि जैसा कि उनकी बातों से पता चला है कि ये किताब ऑनलाइन भी मिल रही है, तो आप किसी भी बुक स्टोर पर जाके खरीदने की जरूरत नहीं है, वो तो ऑनलाइन भी मैं ले सकता हूँ। लेकिन एक अच्छी बात और है बीरेंद्र जी, जैसा कि उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि अब वो पत्रकारिता के साथ साथ कहीं ना कहीं फिल्म लाइन में, यानी कि जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनती है उसमें भी अपना करियर और अपना भाग आजमा रहे हैं, और साथ ही साथ उन शख्स को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस भीड़ में धूमिल हो चुके हैं। तो दोस्तों, आप भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो और आप भी हमारे इस कार्यक्रम में एक अतिथि की तरह आ सकते हो। जी हाँ श्रोताओं, बीरेंद्र जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर आप कुछ ऐसा कर रहे हैं, या फिर आपके आसपास कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है, या फिर आपके जानने वाला कोई ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शुरुआत शून्य से की थी और आज कहीं ना कहीं वो शिखर पर है, तो आप उनके बारे में हमें बता सकते हैं, या फिर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और हमसे संपर्क करने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको डायल करना है हमारा नंबर, और हमारा नंबर हो जाता है बीरेंद्र जी 059442332122। और इसी के साथ यदि आप SMS के द्वारा हमें बताना चाहते हैं कि कौन है इतना प्रतिभाशाली जिसको हम इस कार्यक्रम में शामिल करें, तो उसके लिए आप हमें SMS कर सकते हो। हमारा नंबर 9568688485। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप ईमेल भेजना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल ID pantnagarjanwadi@gmail.com पर, या फिर आप हमें पत्र भी लिख सकते हैं हमारे पते पर। और हमारा पता है कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं, पंथनगर जनवाड़ी, सामुदायिक रेडियो केंद्र, निदेशक संचार गोविंद वल्लभ पंत, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंथनगर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड 263145। तो दोस्तों, इसी दिन इसी समय किसी और शख्सियत के जीवन के बारे में कुछ और जानकारियां, कुछ और कहानियां लेकर हम फिर उपस्थित होंगे आपके अपने कार्यक्रम नई राहें नई दिशाएं में। तब तक के लिए मुझे, यानी कि अपने रेडियो सारथी संजय कुमार और बीरेंद्र सिंह कार्की को दीजिए इजाजत। नमस्कार। घुमा दो, फिरा दो, इस दुनिया को तुम दिखा दो। घुमा दो, फिरा दो, इस दुनिया को तुम दिखा दो। जीत के झंडे को चारों ओर फहरा
के झंडे को चारों ओर फहरा दूं। नई उम्मीदें, नई आशाएं